हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पीछे के जो भी आप लोगों को क्वेश्चन मिले हैं वो आप लोगों को समझ में भी आए होंगे और आपने उसको अच्छे से देखा होगा और समझा होगा। इधर बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं जिसमें आप जानते हैं कि जीएस जो है वो मेन पार्ट के रूप में ही होता है। सारे एग्ज़ाम्स में जीएस में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस से बनते हैं। इसलिए जो हिस्ट्री है ये बहुत मेन रोल अदा करता है, तो आप लोग इसको गंभीरता से देखिएगा और मेहनत कीजिएगा। तो आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और सामने आपके कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर कोई क्वेरी हो तो कॉल कीजिएगा। आज हम 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हमारा जो क्वेश्चन होगा वो गुलाम वंश पर आधारित होगा, जो कि आजकल आप पढ़ रहे हैं उसी से संबंधित होगा, तो आपके लिए इसे बताना आसान होगा। आज आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन हैं जो सही हैं या इसमें से कौन कौन से कथन हैं जो सही हैं, चूँकि ये कूट में है। बताना है कि कौन से गलत हैं, असत्य हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन है जो असत्य है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, आजकल ऐसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला पॉइंट है यह एक तुर्क गुलाम था, और जो दूसरा है उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी, और जो तीसरा है उसने तराइन युद्ध के बाद भारत में सल्तनत का विस्तार किया था। तो बताना है बच्चों कि कौन सा असत्य है। ऑप्शन नंबर ए में है केवल 1, ऑप्शन नंबर बी में है केवल 2, ऑप्शन नंबर सी में है 1 और 3 दोनों, और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है कि कौन सा असत्य है। ये तो बहुत ही आसान था और आई होप आप लोग क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़ते पढ़ते ही डिसाइड कर लिए होंगे कि कौन सा सही है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सा होगा, और सही आंसर के लिए आप इसको थोड़ा सा विचार कर सकते हैं। और इसमें आप जानते हैं कि जो यह पहला पॉइंट है वह एक तुर्क गुलाम था, ये सही है। उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी, ये पॉइंट्स तो गलत है, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली को राजधानी बनाने वाले कौन हैं सबसे पहले व्यक्ति। तो ये मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक तो नहीं है, ये वाला गलत हो जाएगा। कौन है जिन्होंने सबसे पहले दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई, ये आंसर आप लोग मुझे देंगे। बहुत ही आसान है, मैंने बहुत बार ये डिस्कस किया है, तो इसलिए ये आप लोगों के लिए है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए फटाफट। और तीसरा है उसने तराइन युद्ध के बाद भारत में सल्तनत काल का विस्तार किया था, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। तराइन युद्ध के बाद उन्होंने सल्तनत में अपना क्षेत्र विस्तार किया था, क्योंकि उसके बाद मोहम्मद बिन जो गौरी हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस युद्ध के बाद उनका जो साम्राज्य विस्तार है या उसका सुदृढ़ीकरण या नियंत्रण ये करने का काम कुतुबुद्दीन ऐबक का हो जाता है। तो इसमें जो पहला वाला है यानी कि ऑप्शन नंबर ए ये गलत है, और बाकी के इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है यानी कि केवल 2 ये गलत है, क्योंकि दिल्ली को अपनी राजधानी बनाने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है। बाकी का पहला और तीसरा सत्य है। अगर सत्य पूछता तो सी हो जाता, असत्य पूछा है इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। वेरी वेरी आसान क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट भी है। पहला ऑप्शन है बलबन, दूसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश, और तीसरा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, और चौथा ऑप्शन है मोहम्मद गौरी। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। आई होप 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए गुलाम वंश का जो संस्थापक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे तो इल्तुतमिश हो जाएंगे। तो 2 क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हैं और वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्तुतमिश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बच्चों कूट में है क्वेश्चन और बताना है कि कौन से सत्य हैं इनमें से। पहला है उसने तुर्कों की भारत विजय को अस्थायित्व प्रदान किया, यानी कि तुर्कों ने जो भारत विजय करना शुरू किया था उसको अस्थायी बना दिया था इल्तुतमिश ने। क्या ये सच है। दूसरा है ख्वारिज़्म शाह के खतरे को टालने हेतु उसने लाहौर के लिए कूच किया था। क्या ये सही है। ख्वारिज़्म शाह कौन है। मैंने जब आप लोगों को गजनवी पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जब मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हो जाती है तो 2 राजवंश सामने आते हैं, एक ईरान का ख्वारिज़्म वंश और दूसरा जो गौर राजवंश था जहाँ के लोगों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ख्वारिज़्म शाह उस समय एक और राजवंश था। तो क्या ये खतरा थे और इनसे सुरक्षा के लिए
इल्तुतमिश ने कूच किया था लाहौर का। तो आपको बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं। ऑप्शन है आपके पास केवल एक, दूसरा है केवल दो, ऑप्शन तीसरा है एक दो दोनों, और ऑप्शन चौथा है ना तो एक ना तो दो। यानी कि कौन से सही होंगे आपको ये बताना है। तो बताएंगे प्यारे बच्चों कौन सा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बहुत आसान है और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, तो आप लोग इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान था। आई होप आप लोगों ने इसको सही आंसर को करेक्ट कर लिया होगा। तो इसमें आपको पता होना चाहिए दोनों आंसर करेक्ट हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों करेक्ट ऑप्शन हैं, यानी कि एक भी गलत नहीं है, दोनों बातें सही हैं। इन्होंने ही अस्थायित्व दिया था और इन्होंने जो है ख्वारिज में शाह के खतरे को देखते हुए कूच किया था लाहौर की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस कारण से हुई थी। ये तो और भी आसान क्वेश्चन है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस कारण से हुई थी। तो पहला है उसके एक विश्वास पात्र कुलीन ने छुरा मारकर हत्या कर दी थी। दूसरा है पंजाब पर अधिकार करने हेतु उसने गजनी के शासक यल्दूज से युद्ध किया जिसमें उसकी मृत्यु हुई। और तीसरा है कालिंजर के किले में घेरा डालते समय लंबी चोट से उसकी मृत्यु हो गई थी। और चौथा है चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। ये तो बहुत ही आसान था बच्चों। आई होप आप लोग इसको बहुत आसानी से पहुंच गए होंगे आंसर तक कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए इसमें से कौन सा है जो सही होगा। तो चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा। आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका आंसर आ गया होगा। आई होप अब आप लोग इसको बता सकते हैं। और ये तो बहुत ही आसान था कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं इनका जो हुआ था मृत्यु वो कैसे हुआ था, ये तो रटा होना चाहिए आप लोगों को। तो एक खेल होता है चौगान जिसको कहते हैं पोलो। यही खेलते वक्त घोड़े से गिरने से इनको अंदरूनी चोटें लगी थी, जिसकी वजह से आप देखेंगे 1206 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। 6 में ये बैठे थे गौरी के बाद और जो है 10 में मृत्यु हो गई थी, यानी कि 4 साल का इनका शासनकाल था। 1206 से 1210 और 10 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इम्पोर्टेंट बच्चों पोलो खेलते हुए हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है ख्वारिज़्म साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ख्वारिज़्म साम्राज्य मध्य एशिया का सबसे शक्तिशाली राज्य था। दूसरा है 1218 ईस्वी में मंगोलों ने इसे नष्ट कर दिया था। तो बताएंगे बच्चों कौन सा है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने जो आपको डिटेल बताई है आपने ध्यान से सुना होगा। तो आई होप ये आंसर करना आप लोगों के लिए काफ़ी आसान हो गया होगा कि कौन है से कथन सही है विचार करने हैं। तो पहला सही है या दूसरा सही है या 3 दोनों सही है या 4 कोई भी सही नहीं है। तो कौन सा सत्य है। तो ख्वारिज़्म राजवंश के बारे में मैंने आपको बताया था कि बहुत ही शक्तिशाली राजवंश था और इसे लड़ने के लिए आपने देखा इल्तुतमिश को भी जाना पड़ा क्योंकि उनको सुरक्षा देना था लाहौर को। और उसके पहले भी ख्वारिज़्म राजवंश से युद्ध हो चुका था। तो ये वाकई में काफ़ी शक्तिशाली राजवंश के रूप में उभरा था गजनवी की मृत्यु के बाद। और दूसरा गौर राजवंश था जिन्होंने भारत में इतना बड़ा क्षेत्र विस्तार किया। तो पहला बिल्कुल सही है और दूसरा 1218 ईस्वी में मंगोलों ने इसे नष्ट कर दिया था, यानी कि आपका जो 3 है दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 1 और 2 दोनों ही करेक्ट हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट है सुल्तान गयासुद्दीन की पदवी किसने धारण किया था। इसमें से कौन है जिन्होंने गयासुद्दीन की पदवी धारण की थी। पहले हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरे हैं यल्दूज या यल्दौस, तीसरे हैं एवाज और चौथे हैं इल्तुतमिश। किसने सुल्तान गयासुद्दीन की पदवी धारण की थी। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, बताएंगे कौन है जो गयासुद्दीन की पदवी धारण करता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था और अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा तो इसको कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो एवाज हैं या ऑप्शन नंबर 3 ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। इन्होंने ही गयासुद्दीन की पदवी धारण की थी। जब जो गयासुद्दीन तुगलक जो एक तरीके से देखेंगे वो साउथ में थे, उसी समय इन्होंने ये पदवी धारण कर ली थी बंगाल में और इनको हराना पड़ा था। बाद में इनकी मृत्यु भी हुई थी। आगे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है रजिया को उत्तराधिकारी नियुक्त करने में अमीरों और उलेमाओं को इल्तुतमिश ने रजामंद कर लिया था।
क्या ये पॉइंट सही है कि रज़िया को उत्तराधिकारी नियुक्त करने के लिए इल्तुतमिश ने उलेमाओं को और अमीरों को राज़ी कर लिया था? दूसरा है, रज़िया के शासनकाल में राजतंत्र और तुर्क सरदारों के बीच संघर्ष कभी नहीं हुआ। क्या ये सही है? तो आपको बताना है कि उनमें से कौन सा कथन है जो असत्य है। तो ये तो काफ़ी आसान है, आप बता सकते हैं कि कौन सा असत्य है। पहले ऑप्शन में केवल एक, दूसरे ऑप्शन में है केवल दो, 3 में है दोनों और 4 में है कोई नहीं। तो ये तो बहुत आसान है बच्चों। आपने जब पढ़ा है रज़िया और इल्तुतमिश तो उसमें पता चला आपको कि जो इल्तुतमिश हैं ये जब जिंदा थे तो इन्हें अपना कोई भी उत्तराधिकारी या पुत्र इस योग्य नहीं लगता था कि उसे राजा बनाया जाए, तो वो रज़िया को ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं और सिक्कों पर उनका नाम भी लिखवाते हैं और इस बात के लिए उलेमाओं और अमीरों को राज़ी भी कर लेते हैं। ये अलग बात है कि उनकी मृत्यु के बाद ये लोग जो है षड्यंत्र रचते हैं और रज़िया को शासक नहीं बनने देते हैं क्योंकि वो एक महिला थी और उन्हें वो लोग अपनी महारानी के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और जो दूसरा है, रज़िया के शासनकाल में राजतंत्र और तुर्क सरदारों के बीच कभी संघर्ष नहीं हुआ, ये तो गलत है क्योंकि ये संघर्ष पूरे टाइम चलता रहा। रज़िया को भी संघर्ष करना पड़ा और उसके बाद के उत्तराधिकारियों को भी करना पड़ा। जो 40 व्यक्ति थे या सरदार थे जो दल चालीसा बनाया था इल्तुतमिश ने, इन लोगों ने बहुत सारे शासकों को डिस्टर्ब किया और काफ़ी जो है दिक्कतें हुई सारे शासकों को। संघर्ष तो बहुत हुआ, इस संघर्ष को समाप्त किया बलबन ने। तो इसमें कौन सा असत्य है पूछ रहा है, तो केवल 2 ये असत्य है। नेक्स्ट जो है वो है चहलगानी या चालीसा कौन थे? तो पहला ऑप्शन है कि ये उलेमा थे, दूसरा ऑप्शन है अफ़गान सैनिक थे, तीसरा ऑप्शन है तुर्क सरदार थे और चौथा ऑप्शन है रज़िया के वफादार सैनिक। तो ये तो बहुत आसान था बच्चों, एग्ज़ाम में आया हुआ भी है और प्लस मैंने पढ़ाने के दरमियान बहुत ज़्यादा इसको डिस्कस भी किया था कि चहलगामी या चालीसा कौन थे। इनका गठन इल्तुतमिश ने किया था और ये कौन थे, तो मैंने पहले बताया था ये 40 तुर्क सरदार थे जिनको प्रसन्न करने के लिए या जिनका प्रशासन में योगदान देने के लिए जो इल्तुतमिश हैं उन्होंने इस दल का गठन किया था और यही आगे चल कर के बड़े घातक सिद्ध होते हैं आने वाले सरदारों के लिए या शासकों के लिए। नेक्स्ट है रज़िया का विश्वास पात्र अमीर याकूत खान कहाँ का निवासी था? पहला ऑप्शन है ईरान का, दूसरा ऑप्शन है मिस्र का, तीसरा ऑप्शन है अबिसिनिया और चौथा ऑप्शन है मंगोल। तो आई होप अगर आप क्लासेस अच्छे से देख रहे होंगे तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में आप लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं होंगी क्योंकि बहुत ही आसान और अच्छे क्वेश्चंस हैं। और याकूत के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि वो क्या थे और इनके बारे में ये भी बताया था कि इनको लेकर के जो अमीर हैं वो रज़िया पे संदेह किया करते थे और आरोप लगाते थे कि रज़िया का इनके साथ गलत संबंध है या कुछ ज़्यादा ही लगाव है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ से संबंधित हैं। तो ये अबिसिनिया के हबशी थे, यानी कि ये ब्लैक कलर के थे, इसीलिए इनको हबशी कहा जाता है। सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? बताएंगे कौन सा शासक है जिसने अपनी राजधानी दिल्ली को स्थानांतरित किया था? तो ऑप्शन में है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा ऑप्शन है सिकंदर लोदी, तीसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश और चौथा ऑप्शन है बलबन। तो ये राजधानी परिवर्तन जब भी होता है तो एग्ज़ाम में वो आता ही है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये बार बार एग्ज़ाम में आते हैं और इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब राजधानी परिवर्तन हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे इल्तुतमिश ने किया है, इसके बाद आप देखेंगे जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं ये भी राजधानी परिवर्तन करेंगे, इसके बाद आप देखेंगे अकबर राजधानी परिवर्तन करेंगे और इसके बाद आप देखेंगे अंग्रेज़ भी राजधानी परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ पे और इसके पहले एंशिएंट काल में आपने देखा था हर्षवर्धन ने भी राजधानी परिवर्तन किया था। तो ये राजधानी परिवर्तन वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, तो आपको बताना है बच्चों कि सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने अपनी राजधानी का हस्तांतरण किया था? तो ये तो बहुत ही आसान है, आपको पता होना चाहिए कि कौन किया है ये। तो जो ऐबक थे उन्होंने तो लाहौर से शासन किया, लेकिन दिल्ली को सबसे पहले अपनी राजधानी जिस मुस्लिम शासक ने बनाया वो इल्तुतमिश थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को उलूग खां के नाम से जाना जाता है? पढ़ाते वक्त मैंने बताया था कि इस उपाधि को आप लोगों को याद रखना है, ये उपाधि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अब आप बताएंगे कौन है वो। पहला ऑप्शन है ऐबक, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद तुगलक, तीसरा ऑप्शन है
बलबन और चौथा ऑप्शन है इल्तुतमिश। तो बताएंगे प्यारे बच्चों कि कौन सा है वो व्यक्ति जिन्होंने उलूग खां की उपाधि धारण की थी। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में ये भी आता है कि उलूग खां की उपाधि किसको मिली थी। तो वो व्यक्ति कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बलबन है और इनको उलूग खां की उपाधि नसरुद्दीन महमूद ने दिया था, जिनसे इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया था। तो इम्पॉर्टेंट है, ये बलबन है, नसरुद्दीन महमूद के द्वारा इन्हें उलूग खां की उपाधि मिली थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, बलबन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से वो कथन हैं जो बलबन के बारे में सत्य हैं। तो पहला है, यह अपने आप को ईरानी अफरासियाब का वंशज मानता था, यानी कि जो बलबन है वो अपने आप को अफरासियाब का वंशज मानते हैं। दूसरा, इसने सत्ता को शक्तिशाली बनाकर सारी शक्ति अपने हाथों में केंद्रित की। और तीसरा है, बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवान-ए अर्ज का पुनर्गठन किया। ऑप्शन है आपके पास बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 में है पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर 2 में है 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर 3 में है 1 और 3 सही है, और ऑप्शन नंबर 4 में है उपयुक्त तीनों सही हैं। तो अब आपको बताना है कि कौन कौन से कथन हैं जो सत्य हैं। तो बलबन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये रक्त की शुद्धता में बल देते हैं और निम्न कुल के लोगों को अपने जो प्रशासनिक वर्ग हैं वहाँ से दूर हटा देते हैं। यह कहते हैं हमें पसंद नहीं ऐसे लोग, और बरनी से इन्होंने कहलवाया था कि ऐसे लोगों को जब मैं देखता हूँ तो मेरे आँखें जलने लगती हैं और मेरे हाथ अपने आप तलवार की मूठ पे चला जाता है। और इन्होंने अपने आप को एक योद्धा वर्ग या शूरवीर वर्ग, जिसको कहते हैं अफरासियाबी, इनके वंशज से जोड़ा था अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए। इसके अलावा इन्होंने सत्ता की जितनी भी शक्तियाँ हैं अपने हाथ में केंद्रित कर लिया था और कहा था ईश्वर का रूप होता है या प्रारूप होता है या परछाई होता है, जो सुल्तान है उसकी बात हर किसी को माननी चाहिए, ये भी सही है। और तीसरा, बलबन ने एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम दीवान-ए अर्ज था। ये तीनों ही पॉइंट्स बलबन के बारे में बिल्कुल करेक्ट हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त तीनों करेक्ट हैं, तीनों सही हैं। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करवाया। पहला ऑप्शन है कैकवाद, दूसरा ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, तीसरा ऑप्शन है नसरुद्दीन महमूद और चौथा ऑप्शन है निज़ामुल मुल्क जुनैद। तो इसके पहले के जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की उसमें हमने आपको डिटेल में भी बताया कि कौन था जिसके साथ बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था, और उस व्यक्ति ने इस उपलक्ष्य में इन्हें जो है उपाधि देते हैं उलूग खां की, और इसके अलावा नायब ममलिकात के पद पर इनको नियुक्त करते हैं। तो वो व्यक्ति कौन है, आप लोगों को याद आ गया होगा कि वो व्यक्ति नसरुद्दीन महमूद हैं। इन्हीं के शासनकाल में बलबन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं और पूरे साम्राज्य पर इनका अधिकार हो जाता है। सिजदा और पायबोस की रस्म दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने आरंभ की थी। सिजदा क्या होता है, घुटनों के बल बैठकर सुल्तान को प्रणाम करना या उनका अभिवादन करना। पायबोस पेट के बल लेटकर सुल्तान के कदमों को चूमना। ये परंपरा फारसी जो हैं उनसे प्रभावित है या ईरानी पद्धति से संबंधित है। और कौन है वो शासक, ऑप्शन में अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन 2 है बलबन, ऑप्शन 3 है इल्तुतमिश और ऑप्शन नंबर 4 है सिकंदर लोदी। तो बताएंगे बच्चों कौन सा वो शासक है जिसने सिजदा और पायबोस शुरू किया था अपने दरबार में। तो इम्पॉर्टेंट है कि वो कौन है, और आई होप आप लोगों को याद आ गया होगा क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया था और पढ़ाया भी था। ये बलबन हैं जिन्होंने ये सिजदा और पायबोस शुरू किया था दिल्ली सल्तनत में सबसे पहली बार। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 नंबर, निम्न में से कौन मंगोल योद्धा युवराज जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट तक जा पहुंचा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताएंगे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है ये कि कौन वो योद्धा है जो कि एक मंगोल है और वो जलालुद्दीन का पीछा करते हुए या जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए सिंधु नदी के किनारे तक पहुंच गया था। तो ऑप्शन में है आपके पास चंगेज़ खां, दूसरा ऑप्शन है बातू खां, तीसरा ऑप्शन है तायर बहादुर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे बच्चों, और इसी के साथ आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन हम छोड़ दे रहे हैं कि आप बताएंगे कि ये जो योद्धा है
ये तो हम बता दे रहे हैं कि ये चंगेज़ खां हैं। लेकिन ये किसके शासनकाल में दिल्ली में पहली बार सिंधु नदी के किनारे देखे गए थे? और ये ज़ियाउद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए आए थे और उस सुल्तान से उन्होंने मांगी थी मदद, लेकिन उस सुल्तान ने बड़े प्यार से मना कर दिया था कि हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। और चंगेज़ खां सिंधु नदी के पास से वापस लौट गए थे। वो सुल्तान कौन था जिसने एक कदम उठाया और दिल्ली सल्तनत को बचा लिया था मंगोलों के आक्रमण से? और ये बहुत सूझबूझ वाला कदम था। उस शासक का नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने खून और फौलाद यानी कि लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? कौन है वो शासक जिन्होंने लौह एवं रक्त या खून और फौलाद की नीति अपनाई थी? तो ऑप्शन में है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन 2 है बलबन, ऑप्शन 3 है मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन 4 है सिकंदर लोदी। ये सब तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्लास को सीरियसली देखे होंगे बच्चों, तो क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर मिल गया होगा और आपको पता है कि ये ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बलबन करेक्ट है। इन्होंने ही लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। नेक्स्ट है, बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां को कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया? तो ऑप्शन में है आपके पास बंगाल, ऑप्शन नंबर 2 है बिहार, ऑप्शन नंबर 3 है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर 4 है पंजाब। तो बताएंगे बच्चों, बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां को कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था? ये तो बहुत ही आसान है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको पता है कि बंगाल है और इन्होंने बंगाल का ही उनको सूबेदार बनाया था। तो आपको बताना है कि ये सूबेदार बनने से पहले बंगाल पर कौन शासन कर रहा था जिसने विद्रोह किया था और जिसकी पूरी फैमिली को बलबन ने सरेआम लाइन से फांसी दे दिया था या उन्हें जो है खपीचों में ठुकवा दिया था। वो व्यक्ति कौन है, उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आप लोग क्लास को बहुत अच्छे से देख रहे हैं या नहीं, तो उसको आंसर बताएंगे आप लोग कौन था वो व्यक्ति जिसके साथ उन्होंने ऐसा किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, विचार कीजिए। पहला है, इन्होंने एक सशक्त राजतंत्र की स्थापना की। दूसरा है, मंगोलों का सफलतापूर्वक सामना किया। तो आपको बताना है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर आपका जो 60 है इसके बारे में कौन सा सही होगा और इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और इसको आप लोग देखेंगे और बताएंगे कि कौन सा सही होने वाला है। तो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है और इसको देख लेते हैं हम लोग कौन है। तो कौन है वो जिन्होंने इसमें से कौन कौन से कथन है जो सही है। तो तीसरा क्या है, द्वाब पर शासन करते हुए पूर्वी राजस्थान पर नियंत्रण किया। और चौथा है, बिहार और बंगाल पूरे सल्तनत काल में इनके नियंत्रण में था। और ऑप्शन में है, उपर्युक्त कथनों में कौन सा असत्य है, यानी कि इसमें से कोई है एक जो असत्य है और बाकी करेक्ट होंगे। तो बताना है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो असत्य है। पहला है, इन्होंने एक सशक्त राजतंत्र की स्थापना की थी, क्या ये सच है। दूसरा है, मंगोलों का सफलतापूर्वक सामना किया था। और तीसरा है कि इन्होंने जो है द्वाब में रहते हुए जो राजस्थान है उसके क्षेत्र पर कंट्रोल करके रखा था। और चौथा है, बिहार और बंगाल पूरे सल्तनत काल में इनके नियंत्रण में था। तो आई होप आप लोगों को असत्य कथन मिल गया होगा। आपको पता है, मैंने बताया भी था कि जो बिहार और ख़ास करके जो बंगाल है ये बहुत दिनों तक कभी किसी के नियंत्रण में नहीं रहा, चाहे एंशिएंट काल हो, चाहे मिडिवल हो या मॉडर्न हो। इसने हमेशा विद्रोह का झंडा बुलंद किया और ये आज भी केंद्र की नियंत्रण में नहीं रहता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है यानी कि केवल 4, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि कभी जो है नियंत्रण में नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर 4 ये करेक्ट है बच्चों, यानी कि सिर्फ ऑप्शन नंबर जो 4 है ये होगा, बाकी सारे सही हैं। और आपका जो नेक्स्ट है क्वेश्चन, महमूद गजनवी के काल में शाही राज्य की राजधानी स्थित थी, यानी कि महमूद गजनवी के काल में शाही जो राज्य थी उसकी राजधानी कहाँ थी। तो पहला है पेशावर, दूसरा है काबुल, तीसरा है भांडपुर और चौथा है अटक। तो बताना है बच्चों, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होगा।
महमूद गजनवी के काल में शाही राज्य की राजधानी स्थित थी कहाँ पे? पेशावर में, काबुल में, उद्भांड में या अटक में? तो आपको पता है अटक हो नहीं सकता, उड़ीसा में है। और आपका पेशावर ये तो कभी जो है राजधानी रहा ही नहीं। यहाँ पे जो काबुल है ये काबुल में ही गजनी राजवंश था और आपका काबुल हो जाएगा गजनवी का शाही राजवंश का राजधानी। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको बहुत सारे और भी चीज़ें बताई हैं और आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं, उसका आंसर दीजिए फटाफट। और बहुत ही अच्छे थे आज के क्वेश्चंस, इसको अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और आपके सामने है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, अगर कोई ज़रूरत हो तो कॉल करें और हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।